हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे संविधान का एक स्पेशल फीचर है, एक पिकुलियर फीचर है। चूंकि इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी भारतीय संविधान एक परिचय के तहत हम लोग मूलतः भारतीय संविधान की विशिष्टताएं पढ़ रहे हैं। पीछे हमने दो अलग अलग विशिष्टताओं के बारे में पढ़ रखा है, जैसे हमारे यहां विश्व का विशालतम संविधान मौजूद है। दूसरा, हमारे संविधान के अंदर नम्य व अनम्य दोनों ही तरह के प्रावधान व्याप्त हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में, इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि हमारे यहां शासन का यानी सरकार का संसदात्मक स्वरूप अपनाया गया है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि संसदात्मक स्वरूप का तात्पर्य क्या है। वैश्विक स्तर पे आमतौर पे शासन के कौन कौन से स्वरूप अपनाए जाते हैं, ये जब हम अभी पढ़ लेंगे तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय, कॉन्स्टिट्यूशन के नियमित अध्यायों को पढ़ते समय जब हम लोग पार्लियामेंट में मूव करेंगे, संसद में मूव करेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि उसके बारे में हम पहले से कुछ जान रहे हैं। चूंकि इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करके मैंने जो टॉपिक गढ़ा है आपके सामने, इस टॉपिक को गढ़ने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में एक समेकित ओवरव्यू आपके दिमाग में डेवलप हो जाए, ताकि जो भी संविधान के टॉपिक आप पढ़ें, आपको ऐसा भान ना हो कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? एक तरह से यहां पर हम अपनी बेसिक को सुदृढ़ कर रहे हैं, अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं, है ना। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको बताऊं, वैश्विक स्तर पे अमूमन आपको दो तरह की लोकतांत्रिक सरकारें दिखेंगी। लोकतांत्रिक ना भी हो तो आप सरकारों की अवधारणा की ही बात करें तो मूलतः दो तरह की सरकारों की प्रणाली आपको दिखती है। कहने का तो हम 3-4 भी गिना सकते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है। अमूमन जैसी शासन प्रणालियों की संकल्पना व्यक्त की गई है, मैं केवल उसी पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक तो जो लोकप्रिय यानी पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो है सरकार का संसदात्मक स्वरूप, संसदात्मक स्वरूप। दूसरा, सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप, संसदात्मक व अध्यक्षात्मक। अब ध्यान देंगे, ऐसा नहीं, अर्ध अध्यक्षात्मक स्वरूप भी होता है, अर्ध संसदात्मक स्वरूप भी होता है, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली उन्हीं स्वरूपों की बात कर रहे हैं जिन स्वरूपों के मद्देनजर हमारी संविधान सभा के सामने मुद्दा उठा था। जैसे हमारी संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे संविधान सभा के सदस्य थे जिनकी यह राय थी कि हमारे यहां सरकार के अध्यक्षात्मक स्वरूप को अपनाया जाए, लेकिन आगे चलकर कमोबेश सबकी राय इस दिशा में बन गई। सब लोग इस मुद्दे पर सहमति स्थापित कर लिए कि नहीं, हमारे लिए संसदात्मक स्वरूप ज्यादा बेहतर होगा। अब यहां हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस पहलू पर आधारित मैं आपको 1-2 सवाल भी दे रखा हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनको ध्यान में रखकर हमने संसदात्मक स्वरूप को अपनाया और अध्यक्षात्मक स्वरूप को नहीं अपनाया, है ना। तो पहली बात तो हम ये समझेंगे कि संसदात्मक बनाम अध्यक्षात्मक सरकार में फर्क क्या होता है। ये फर्क हम लोग यहां समझेंगे, और जब आप ये फर्क समझ जाएंगे तो आगे चलकर हम ये भी समझेंगे कि हमने क्यों संसदीय व्यवस्था अपनाई, क्यों अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं अपनाई। जो भी इनसे संबंधित मुद्दे हैं, इनको समझेंगे। देखिए, सरकार का स्वरूप संसदात्मक हो या अध्यक्षात्मक, आपको बताऊं, ये मूल रूप से सरकार के विभिन्न अंगों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। यानी सरकार के विभिन्न अंगों के
मध्य जो अंतर संबंध स्थापित होते हैं उन्हीं के आधार पर हम यह निर्धारित कर पाते हैं कि सरकार का संसदात्मक स्वरूप व्याप्त है अथवा अध्यक्षात्मक स्वरूप। जैसे सरकार के विभिन्न अंग क्या होंगे? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, है ना। अब इन तीनों अंगों के संबंधों को हम समझेंगे और इसी की बुनियाद पर यह समझेंगे कि संसदात्मक सरकार क्या होती है, अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है ना। तो पहली बात, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। देखिए, जहां पर सरकार के मुख्य रूप से दो अंग यानी विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हों, यानी यहां शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन आपको दिखे, शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा आपको दिखे, तो आप समझ जाना कि यह सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप है। यानी अध्यक्षात्मक स्वरूप में विधायिका व कार्यपालिका ये दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जबकि संसदात्मक स्वरूप में विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हम दूसरी अवधारणा को कंसीडर करते हैं कि जहां विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र ना हो, इसका क्या अभिप्राय है? सिंपल देखो, अगर कार्यपालिका के सदस्य विधायिका की श्रेणी से लिए जाते हों तो जाहिर सी बात है आप जिस घर से आएंगे उस घर के प्रति आपको जिम्मेदार रहना ही होगा, चाहकर या न चाहते हुए, बट किसी न किसी रूप में आप जिम्मेदार रहेंगे ही। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि यहां पर मान लो ये है विधायिका और ये है कार्यपालिका, ठीक है। ये जो कार्यपालिका के सदस्य हैं ये बेसिकली विधायिका की श्रेणी से लिए जाते हैं, यानी हर कार्यपालिका का सदस्य प्राथमिक रूप से विधायिका का सदस्य होता है और विधायिका की श्रेणी से ही उसे कार्यपालिका की श्रेणी में लिया जाता है। कहने का मतलब कि कार्यपालिका के सदस्यों का जो मूल निवास है वो क्या है? विधायिका की श्रेणी। तो जब ये कार्यपालिका के सदस्य विधायिका की श्रेणी से लिए जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि चाह कर भी पूरी तरह से विधायिका से ये खुद को कट ऑफ नहीं कर सकते, खुद को स्वतंत्र नहीं कर सकते? यही होता है, यहां कार्यपालिका के सदस्यों को विधायिका के प्रति जिम्मेदार रहना पड़ता है, कार्यपालिका के सदस्यों को विधायिका के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। और आपको बताऊं, यह कार्यपालिका तभी तक एग्जिस्ट करती है, तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक इसे विधायिका का विश्वास मिलता रहता है। सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं, आपको मालूम है इतना कि भारत में संसदीय व्यवस्था है ना। अब संसदीय व्यवस्था है तो सरकार के विभिन्न अंगों के मद्देनजर जब उनके अंतर संबंधों को हम व्याख्यायित करेंगे, जब उनके अंतर संबंधों का निर्धारण करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधायिका व कार्यपालिका के अंतर संबंधों पर ही सरकार के संसदीय व अध्यक्षीय स्वरूप का निर्धारण निर्भर करता है। तो अगर बात हम संसदीय व्यवस्था की करेंगे तो तय है कि यहां कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से लिए जाएंगे, लिहाजा वे विधायिका के प्रति जिम्मेदार होंगे और विधायिका का जब तक विश्वास कार्यपालिका में बना रहेगा तभी तक कार्यपालिका अपने अस्तित्व में बनी रह सकती। अब हमारे यहां जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है केंद्र में, आप बताइए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, आपको नहीं लगता कि उसके सदस्य विधायिका की श्रेणी से लिए जाते हैं? यानी पहले वो पार्लियामेंट्रियन होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मद्देनजर जो बहुमत वाली पार्टी होती है, बहुमत वाला दल होता है या बहुमत वाला गठबंधन होता है, उसी के सदस्यों के भीतर से मंत्रिपरिषद के सदस्य लिए जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि हमारी मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है और जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मिलता रहता है तभी तक वह अपने अस्तित्व में बनी रहती है। लोकसभा संसद का ही तो हिस्सा है और यहां पर बेसिकली राज्यसभा के विश्वास की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि राज्यसभा आम जनता की प्रतिनिधिमूलक सदन नहीं है। राज्यसभा केंद्र में हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का नहीं। लोक प्रतिनिधित्व उसके माध्यम से सुनिश्चित नहीं होता। लोक प्रतिनिधित्व किसके माध्यम से सुनिश्चित होता है? लोकसभा के माध्यम से सुनिश्चित होता है। समझ रहे मेरी बात? तो
आप यहां समझेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है, और जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मिलता रहता है तभी तक वो अस्तित्व में बनी रहेगी। तो जरा सोचिए, हिंदुस्तान की मंत्रिपरिषद चाहकर भी अपने आप को लोकसभा से अलग कर सकती है। लोकसभा में केवल बहुमत वाली पार्टी के ही सदस्य तो नहीं बैठे हैं, विपक्ष भी बैठा है, यानी समेकित रूप से सभी बैठे हैं, और समेकित रूप से सभी के प्रति उसे जवाबदेह रहना पड़ता है, और सभी का विश्वास मिले तो ही वो अस्तित्व में बनी रहेगी। समझ रहे मेरी बात? तो यहां एक बात ये बखूबी ध्यान रखेंगे आप कि जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी, विधायिका व कार्यपालिका के अंदर सेपरेशन संभव नहीं है, विभाजन संभव नहीं है। लेकिन अगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से विधायिका की श्रेणी से नहीं लिए जाएंगे। सॉरी, आवश्यक रूप से विधायिका की श्रेणी से नहीं लिए जाएंगे। अब जरा सोचिए, जब कार्यपालिका के सदस्य विधायिका की श्रेणी से नहीं लिए जाएंगे तो तय है कि वो विधायिका के प्रति जवाबदेह रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें विधायिका के विश्वास की भी कोई आवश्यकता नहीं है, विधायिका कार्यपालिका में विश्वास रखे ना रखे, इट हार्डली मैटर्स। तो कहने का मतलब कि अध्यक्षीय व्यवस्था में आप देख रहे हैं, विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रह पाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है, इसी को अंग्रेजी में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो अमेरिका की अध्यक्षीय व्यवस्था में जरा गौर करें, सरकार का मुखिया कौन होता है? अमेरिका का राष्ट्रपति, यानी उसकी मंत्रिपरिषद ही वहां की सरकार होती है। और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे वो कोई जरूरी नहीं है कि वहां के कांग्रेस के सदस्यों की श्रेणी से लिए जाएं। वहां मंत्रिपरिषद के सदस्य अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी शॉपकीपर को उठाकर, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को उठाकर, किसी प्रोफेसर को उठाकर अपने मंत्रिपरिषद में जगह दे देगा, अपनी कैबिनेट में जगह दे देगा, अपनी काउंसिल में जगह दे देगा। तो जरा सोचिए, अगर मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका की श्रेणी से आ ही नहीं रहे हैं तो उन्हें विधायिका के प्रति जवाबदेह रहने की क्या आवश्यकता, जिम्मेदार रहने की क्या जरूरत? साथ ही साथ उन्हें विधायिका की कॉन्फिडेंस यानी विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह से आप देखेंगे कि अध्यक्षीय व्यवस्था में सरकार के मुख्य रूप से दो अंग, विधायिका व कार्यपालिका, एक दूसरे से क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। जबकि संसदीय व्यवस्था में विधायिका व कार्यपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र घोषित नहीं किया जा सकता। दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह मूल विभेद है सरकार के संसदात्मक स्वरूप में तथा अध्यक्षात्मक स्वरूप में। क्लियर है यह बात? दूसरी बात देखिए, जहां कहीं भी अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, आगे बढ़ते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं संसदात्मक, अध्यक्षात्मक। देखिए, पहला विभेद हमने देख लिया, यहां विधायिका व कार्यपालिका दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होंगे। ओके, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। पहला मूल विभेद इन दोनों ही प्रकार की शासन प्रणालियों के अंदर। दूसरा, सरकार के संसदात्मक व्यवस्था में ध्यान रखेंगे, जिस देश के अंदर संसदात्मक व्यवस्था होगी, देश का संवैधानिक प्रमुख, ध्यान रखेंगे, देश का संवैधानिक प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख अथवा सरकार का मुखिया, समझ रहे हैं, एक ही व्यक्ति नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इन दो पदों पर एक ही व्यक्ति आसीन नहीं हो सकता। जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था में देश का संवैधानिक प्रमुख
तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होगा। एक ही व्यक्ति होगा। उदाहरण स्वरूप अमेरिका का संवैधानिक प्रमुख तथा अमेरिकी सरकार का मुखिया कौन होता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति, यानी इन दोनों ही पदों पर आसीन कौन है? एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम क्या है? अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत के अंदर देखो, जहां संसदीय व्यवस्था है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारत की सरकार का मुखिया कौन है? भारत सरकार का मुखिया कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? दूसरा विभेद कैसे आप स्थापित करेंगे दोनों के मध्य। और तीसरा, संसदीय व्यवस्था में जो सरकार का मुखिया होगा, देश की वास्तविक शक्तियां उसी में समाहित होंगी, जबकि राज्य के मुखिया के पास, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां निहित होंगी। अध्यक्षीय व्यवस्था में ऐसी कोई झंझट ही नहीं है। संविधान का भी मुखिया, सरकार का भी मुखिया एक ही व्यक्ति है, लिहाजा उसके पास सारी वास्तविक शक्तियां समाहित होंगी। समझ रहे मेरी बात? तो यह आपका संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मूल फर्क है, मूल विभेद है। ठीक है, अब देखिए मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारे देश के अंदर संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई, अध्यक्षीय व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई गई? देखिए, इसके पीछे अपनी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि पहली बात, जहां कहीं भी संसदीय व्यवस्था अपनाई जाती है, वहां रीजनल एस्पायरेशंस, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को तवज्जो दिया जाता है। और देखो यहां लिख लो, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और अध्यक्षात्मक में राष्ट्रीय आकांक्षाएं, राष्ट्रीय आकांक्षाएं। दूसरी बात, संसदीय व्यवस्था में जो सरकार का मुखिया होता है वह लोकप्रिय तरीके से निर्वाचित होता है ना, सरकार का मुखिया, जबकि राज्य का मुखिया लोकप्रिय तरीके से निर्वाचित नहीं होता। आपको मालूम होगा हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाता है, यानी उनके चुनाव में जनता सीधे सीधे भागीदार नहीं होती है ना। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जहां अध्यक्षीय व्यवस्था हो, वहां सरकार के मुखिया के निर्वाचन में जनता सीधे सीधे भागीदार होती है ना, सीधे सीधे भागीदार होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अध्यक्षीय व्यवस्था में जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष को ही अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहते हैं, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होगा वह आम जनता द्वारा लोकप्रिय तरीके से निर्वाचित होगा। अब देखिए, दो मुद्दे हैं। पहली बात कि अगर हम अपने यहां अध्यक्षीय व्यवस्था अपनाते तो बताइए, हिंदुस्तान जैसे भारी भरकम आबादी वाला देश है ना, भौगोलिक रूप से इतने विशाल देश के अंदर सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से इतनी व्यापक स्तर पर वय विविधता मौजूद है हमारे देश के अंदर, इन तमाम चुनौतियों के रहते हुए क्या किसी सिंगल इंडिविजुअल को लोकप्रिय तरीके से निर्वाचित किया जाना मुमकिन हो सकता? पारदर्शी तरीके से निर्वाचन सुनिश्चित हो पाता? नहीं हो पाता। तमाम तरह की समस्याएं आती है ना। आमतौर पे आप देखे होंगे, अगर क्षेत्रीय लिहाज से देखा जाए, रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोगों को कई दफा पूछेंगे कि देश के गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। चलो, प्रधानमंत्री तक तो सब लोग नाम जानते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी जिसको गृह मंत्री से कोई लेना देना नहीं, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री से कोई लेना देना नहीं, विदेश मंत्री से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तक उन्हें सोचना ही नहीं है। हाँ, उनसे पूछ दीजिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन है, तो ये उन्हें मालूम होगा। ग्राम प्रधान कौन है, जिला परिषद अध्यक्ष कौन है, ये वो जान रहे हैं, क्योंकि उनका सरोकार वहीं तक सीमित है। हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं से संचालित होते हैं, हम नेशनल आउटलुक को ध्यान में रखते हुए नहीं सोचते। आमतौर पे वय विविधता मूलक देश की ये पहचान होती है
जहां कहीं भी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई विविधताएं पाई जाती हो, भौगोलिक विविधताएं हो, जननांकीय विविधताएं हो, वहां पर आमतौर पे ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो खास करके हमारी जो अंदरूनी हालात थे, हमारी जो इंटरनल कंडीशन थे, ये हमें अलाउ नहीं कर रहे थे कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाएं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्हीं देशों में ज्यादा सफल है जिस देश के नागरिक वेल अवेयर्ड हैं, है ना, एक तरह से चैतन्य अवस्था में है, उनके अंदर एक व्यापक स्तर की चेतना है, उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यापक समझ है, वो सीधे सीधे नेशनल आउटलुक को, राष्ट्रीय स्तर पे चीजों को सोचते हैं। तो वहां यह निर्धारित किया जा सकता है कि उपलब्ध व्यक्तियों में हम किसे अपने देश का राष्ट्रपति बनाए, देश के सरकार का मुखिया निर्धारित करें, और उस व्यक्ति को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि लोग प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे जैसे देश में आप देखे होंगे, देश का प्रधानमंत्री भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद के लिए कोई निर्वाचन नहीं होता, वो एक छोटे से संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आता है। देश का प्रधानमंत्री, है ना, एक संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आता है, और फिर उपलब्ध संसद सदस्यों में से बहुमत दल का नेता चुना जाता है। जिस पार्टी के पास बहुमत होती है उस दल का नेता बनता है, और वही नेता आगे चलकर सरकार की अगुवाई करता है। तो सोचिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिंगल इंडिविजुअल को लक्षित करके पूरा देश उसके समर्थन में या विपक्ष में वोट करे, ये आमतौर पे भारत जैसे विविधता मूलक देश में सफल ना हो पाता। ये एक आशंका थी हमारे संविधान निर्माताओं के मन में। दूसरी अहम बात आपको बता दूं, आपको मालूम होगा हिंदुस्तान लंबे समय तक ब्रिटिश वासियों का यानी ब्रितानियों का उपनिवेश बनकर रहा। समझ रहे मेरी बात? जब हम लंबे समय तक ब्रितानियों का उपनिवेश बनकर रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको मालूम है कि वैश्विक समुदाय को सरकार के संसदीय ढांचे के बारे में जो जानकारी दी गई, वो किसके द्वारा दी गई? इंग्लैंड के द्वारा। तो हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रहा था उसकी स्वयं की शासन प्रणाली संसदात्मक थी, लिहाजा जो हुकूमत करेगा उसके साथ किसी न किसी रूप में आप टच में बने रहेंगे, संपर्क में बने रहेंगे। तो हमारा वैसी शासन प्रणाली वाले देश से लंबे समय तक संपर्क बने रहा जिसके यहां संसदात्मक शासन प्रणाली थी। लिहाजा हम इस शासन प्रणाली के गुण व दोष सबके बारे में भली भांति वाकिफ थे, और हमें लगा कि हम कहीं ना कहीं अकस्टम्ड हैं इस व्यवस्था को लेकर, एक्लिमेटाइज्ड हैं, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए बिल्कुल नया थी। हम उसके बारे में किसी तरह का अनुभव नहीं रख रहे थे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जबकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसदीय शासन प्रणाली का अनुभव हमारे पास था। इन सब बातों के मद्देनजर, है ना, हमने ये सोचा कि हमारे लिए संसदात्मक शासन व्यवस्था ज्यादा कारगर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी देश भौगोलिक व जनसंख्या के लिहाज से व्यापक हो, बड़ा हो, भारी भरकम हो, साथ में देश के अंदर अलग अलग प्रकार की विविधताएं मौजूद हों, वैसे देश में आमतौर पे संसदीय व्यवस्था ज्यादा कारगर होती है, क्योंकि वैसे देश के लोगों के मन मस्तिष्क में क्षेत्रीय आकांक्षाएं व्यापक स्वरूप में घर की होती है बजाय राष्ट्रीय आकांक्षाओं के। तो यही कारण रहा कि हमने सरकार के संसदात्मक स्वरूप को ग्रहण किया, सरकार के संसदात्मक स्वरूप को एडॉप्ट किया। क्लियर है ये बात? चलो, तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे यहां संसदात्मक स्वरूप क्यों अपनाया गया। चलिए अगला पहलू देखते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में निहित अधिकार व कर्तव्य। राइट्स एंड obligations given in Indian Constitution। भारतीय संविधान में निहित अधिकार व कर्तव्य की संकल्पना।
अधिकार व कर्तव्य की संकल्पना, है ना, ध्यान देंगे। अधिकार व कर्तव्य। देखो जी, जिन अधिकारों की बात हमारा संविधान सीधे तौर पे करता है उन अधिकारों को हम लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार। ध्यान रखेंगे। संवैधानिक अधिकार। किसे बोलते हैं संवैधानिक अधिकार? जिन संविधानों की चर्चा संविधान के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से की गई है, वैसे अधिकार जिनका वर्णन संविधान के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से किया गया है, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार। यानी जो अधिकार संविधान के हवाले से हमें प्रदर्शित किए गए हैं वे संवैधानिक अधिकार हुए। हम लोग अधिकार के बारे में, जैसे लीगल राइट क्या है, स्टैट्यूटरी राइट क्या है ना, इन सब की बातें जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स में मूव करेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। पहली बात तो आप ये समझ लेना कि अधिकार चाहे जो भी हो, किसी भी तरह का अधिकार, उसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि अधिकार एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि आपकी उस स्वतंत्रता का हनन होने पर आप सीधे सीधे न्यायपालिका का आश्रय ले सकते हैं। तो वैसी स्वतंत्रता को किस नाम से जाना जाएगा? अधिकार के नाम से। समझ रहे हो मेरी बात? यानी अधिकार एक ऐसी आजादी है, ऐसी स्वतंत्रता है जिसे न्यायपालिका द्वारा वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। यानी उसकी अवहेलना होने पर आपको उपचार प्रदान किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी दी जाएगी, संवैधानिक उपचार दिया जाएगा। कहने का मतलब कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसे वैधानिकता प्राप्त ना हो। तो हर तरह के अधिकार को आप क्या बोल सकते हैं? लीगल राइट्स बोल सकते हैं। लीगल राइट्स मीन्स जिसे कानून की नजर में संरक्षण प्राप्त हो। लीगल राइट्स, लीगल शब्द अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डोमेन है, व्यापक डोमेन है। अब जरा सोचिए, जो भी अधिकार है उसे संरक्षण प्राप्त ही होगा, लिहाजा राइट हमेशा कैसा होगा? लीगल होगा, उसकी लीगल वैलिडिटी होगी, वैधानिक मान्यता होगी। एनीवे, बट अधिकारों के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे हमने क्या बोला कि हमारे देश के अंदर जो भी जितने तरह के अधिकार आपको दिए गए हैं, जाहिर सी बात है उनमें तमाम अधिकार ऐसे होंगे जो हमारे संविधान में निहित है, हमारे संविधान में वर्णित है। अधिकार तो अधिकार होने के नाते ही वैधानिक संरक्षण का हकदार है, लेकिन इनके अंदर कैसे हम विभेद पैदा करेंगे? इनके अंदर डिग्री ऑफ लीगल रिमेडी के आधार पर हम विभेद पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज भारत की विधायिका द्वारा, संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया और उस कानून के माध्यम से आपको किसी खास प्रकार के अधिकार से सुसज्जित कर दिया गया। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं डाउरी प्रिवेंशन एक्ट, दहेज निरोधक अधिनियम। अब दहेज निरोधक अधिनियम के माध्यम से आपको नहीं लगता कि महिलाओं के अधिकारों को मजबूती दिया गया है? तो इस कानून के माध्यम से महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। तो अगर डॉरी के लिए आप किसी महिला का उत्पीड़न करते हैं तो वैसे में आपको नहीं लगता कि वो अदालत का सहारा ले सकती है, कानून उसका पूरा साथ देगा? तो कह सकते हैं कि उसके पास अधिकार है डॉरी के अगेंस्ट बोलने का, अपनी बातें रखने का, डॉरी जैसे सिस्टम के अगेंस्ट जाने का उसे अधिकार है। डॉरी के नाम पे आप उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते। लेकिन क्या इस अधिकार की चर्चा संविधान के माध्यम से की गई है? नहीं की गई है। तो देखो, ये एक लीगल राइट तो है, क्योंकि राइट तो लीगल होगा ही। लीगल राइट में भी जो विधायिका के द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से जो राइट आपको दिया जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैधानिक अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट।
है ना, स्टैट्यूटरी राइट, वैधानिक अधिकार। तो वैधानिक अधिकार बेसिकली सकारात्मक विधियों का नतीजा होता है। जब हम लोग आर्टिकल 13 पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में, तो मैं आपको अलग अलग तरह की विधि बताऊंगा कि सकारात्मक विधि किसे कहते हैं, नैसर्गिक विधि किसे कहते हैं, यानी नेचुरल राइट्स वगैरह वगैरह, नेचुरल लॉ वगैरह वगैरह, और उसी के आधार पर सकारात्मक अधिकार किसे कहेंगे, सकारात्मक एक तरह से नैसर्गिक अधिकार किसे कहेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि ऐसा कोई राइट नहीं होगा जो लीगल ना हो, हर राइट लीगल होगा। अब राइट के अंदर भी राइट्स की अलग अलग कैटेगरीज है, और इन कैटेगरीज का निर्धारण किसकी बुनियाद पे किया गया है, उन्हें मिलने वाले वैधानिक संरक्षण की बुनियाद पे। समझ रहे मेरी बात। अब देखिए, संसद के द्वारा कानून पारित करके अगर आपको किसी अधिकार से सुसज्जित किया जाता है तो उस अधिकार को भी वैधानिक संरक्षण मिलेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, जिस हद तक आपके उस अधिकार को वैधानिक संरक्षण मिल रहा होता है, उससे कहीं ज्यादा वैधानिक संरक्षण उन अधिकारों को मिलेगा जिनका वर्णन, जिनका विवरण सीधे सीधे भारतीय संविधान के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से किया गया है, यानी जो संवैधानिक अधिकार हैं। निसंदेह संवैधानिक अधिकार वैधानिक अधिकार की तुलना में ज्यादा संरक्षण पाएंगे, न्यायपालिका का ज्यादा संरक्षण पाएंगे। समझ रहे मेरी बात। तो चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान की विशिष्टताएं पढ़ रहे हैं ना, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे संविधान में कुछ अधिकारों का संकलन किया गया है। संविधान में जिन अधिकारों का संकलन किया गया है उसे आप क्या बोलेंगे, संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है। और उपलब्ध कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में, क्योंकि संवैधानिक अधिकार तो संविधान के विभिन्न हिस्सों में उनका वर्णन मिल सकता है आपको, भाग 3 में मिल सकता है, अनुच्छेद 300A में मिल सकता है, अनुच्छेद 326 में मिल जाएगा, राइट टू वोट। ये सब संवैधानिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि संविधान में इन अधिकारों का वर्णन है। और जो संवैधानिक है, आपको नहीं लगता वो लीगल भी होंगे? क्योंकि लीगल तो मैंने बोला ना कि ये सबसे व्यापक टर्मिनोलॉजी है, ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है जो लीगल नहीं होगा। तो अब आपसे उम्मीद की जाती है कि प्रिसाइज मैनर में, स्पेसिफिक होकर अलग अलग अधिकारों को आप कौन सा नाम देंगे। तो देखिए, वे वैधानिक अधिकार जिनका विवरण सीधे सीधे संविधान में दिखे, उन्हें क्या नाम देंगे, संवैधानिक अधिकार। वे संवैधानिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में निहित हो। किसमें? भाग 3 में। बताओ, इन अधिकारों को क्या नाम दोगे, मौलिक अधिकार। समझ रहे मेरी बात, मौलिक अधिकार। अब देखिए, संविधान के अंदर निहित तमाम अधिकारों को निसंदेह संसद द्वारा बनाए गए अधिकारों की तुलना में ज्यादा न्यायपालिका का संरक्षण मिलेगा। लेकिन इनके अंदर भी अगर बात करें हम मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का सर्वोच्च एक तरह से कह सकते हैं संरक्षण प्राप्त होता है। सर्वोच्च संरक्षण। यहां सर्वोच्च संरक्षण का तात्पर्य क्या है? अगर आपके किसी मौलिक अधिकार की अवहेलना होती है, उसकी उपेक्षा होती है, वैसी स्थिति में आपको यह अधिकार है कि आप सीधे सीधे देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दूसरे अधिकारों की अवहेलना होने पर सीधे आप सर्वोच्च अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगे। हां, यह तय है, अदालतों का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं, क्योंकि ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। न्यायिक संरक्षण इनके मद्देनजर आपको मिलना ही मिलना है। समझ रहे मेरी बात। न्यायिक संरक्षण तो हर तरह के अधिकार को मिलेगा, क्योंकि अधिकार कहते ही उस आजादी या स्वतंत्रता को हो जिसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त हो। जिस आजादी या स्वतंत्रता को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, उसे अधिकार नहीं बोल सकते। समझ रहे मेरी बात। हां, अब देखिए, हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नाम तो देते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अगर इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायिक संरक्षण मिलना बंद हो जाए तो बताओ क्या यह अधिकार रह जाएगा? नहीं। तो अनुच्छेद 19 में वाक व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता शब्द लिखा गया है, वो मूलतः आपको नहीं लगता कि मौलिक अधिकारों वाले अध्याय के अंदर ही लिखा गया है ना, भाग 3 के अंदर ही लिखा गया है ना? तो यहां वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस रूप में प्रेषित किया गया है? अधिकार के रूप में। और कैसा अधिकार? सर्वोच्च अधिकार। क्यों? क्योंकि उसे सर्वोच्च न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। भाग 3 में वर्णित जो भी उपबंध है, जिस किसी भी तरह का अधिकार आपको प्राप्त है,
उन अधिकारों को सर्वोच्च न्यायिक संरक्षण प्राप्त है और उन अधिकारों की पूर्ति हेतु, उन अधिकारों को बहाल करने के उद्देश्य से अगर उन अधिकारों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, कोई हिला हवाली होती है, तो आपको इतनी छूट दी गई है भारतीय संविधान के माध्यम से कि आप चाहे तो सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अधिकार का मतलब समझा। यहां दूसरी बात, कर्तव्य। अब देखिए जी, अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाए और उसके कोई कर्तव्य निर्धारित ना किए जाएं, तो यह कुछ ऐसा ही संबंध होगा जैसा एक मानव शरीर और उसकी परछाई के मध्य होता है। क्या मानव शरीर से उसकी परछाई को यानी छाया को आप अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह आपको अधिकार दे दिया जाए और कर्तव्य हटा दिया जाए तो समझ लो कि विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि राज्य तथा सामान्य जनमानस के बीच आपसी संबंध को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राज्य अपने लोगों को कुछ अधिकार दे और बदले में उसके कुछ कर्तव्य भी सुनिश्चित करे, क्योंकि बिना कर्तव्य के अधिकार क्या होगा? पागल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? एनीवे, जब हमारे संविधान निर्माता अधिकार व कर्तव्यों से संबंधित बातों को संविधान में संकलित कर रहे थे, तब उन्होंने संविधान के भाग 3 के अंदर उन्होंने किसको रखा? मौलिक अधिकारों को रखा, क्योंकि अधिकारों में सबसे खूबसूरत जो सेट ऑफ राइट्स है, सबसे अच्छा जो अधिकारों का एक तरह से दस्तावेज है, वो कौन सा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और जब बात आई कर्तव्यों की, तो यहां पर 2 तरह के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। एक वे कर्तव्य जो सरकार द्वारा निभाए जाने हैं, सरकार द्वारा निभाए जाने हैं, और एक दूसरा कर्तव्य जो व्यक्तियों द्वारा निभाए जाने हैं। आप यो कह लो नागरिकों द्वारा निभाए जाने हैं, व्यक्तियों द्वारा निभाए जाने हैं। ठीक है जी। सरकार द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों को क्या नाम दिया गया? डीपीएसपीस। कहने का मतलब राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। है ना? और कर्तव्यों की जो दूसरी श्रेणी है, उनको क्या बोला गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का पूर्ण आभास था कि जिस हालात में हमारा देश आजाद हुआ है, जो स्थिति हमारे देश के मानव संसाधन की है, ह्यूमन रिसोर्स की है, हमारे देश के लोगों की है, जाहिर सी बात है उन दिनों आप देखे होंगे या महसूस करते होंगे, पढ़ते होंगे, देखे क्या होंगे आप, कहां से देखेंगे? आपको बताऊं हमारे देश की क्या हालात थी उन दिनों। शिक्षा का स्तर काफी नीचे था, यानी लिटरेसी रेट बिल्कुल गिरी हुई थी। निरक्षर लोगों की संख्या ज्यादा थी, पढ़े लिखों की संख्या कम थी। देश में भूखमरी, बेरोजगारी, तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि से देश एक तरह से झुलस रहा था, उलझा हुआ था। वैसे में हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का आभास हुआ कि जब तक हम भारत के लोगों को विभिन्न प्रकार के अधिकारों से सुसज्जित नहीं करेंगे, तब तक ये अपना स्व उत्थान सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, अपने व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर पाएंगे। और जब तक व्यक्ति अपने स्व उत्थान को सुनिश्चित नहीं कर पाएगा, तब तक वो किसी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि व्यक्ति के उत्थान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आप जरा सोचिए, अगर खुद ही आप संविधान निर्मात्री संस्था में होते
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा होते तो आप शुरू में क्या सोचते देश की ऐसी हालात को देखते हुए? सिंपल सी बात है, पहली बात तो आप प्रावधान करते कि हमें कुछ ऐसे अधिकारों का सेट ऑफ राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स अपने लोगों को प्रोवाइड कराया जाए जिससे हमारे लोग अपना उत्थान सुनिश्चित कर सके। दूसरा, सरकार को भी जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, इसलिए कुछ ऐसे पहलू संविधान में शामिल किए जाएं जो सरकार को उसके कर्तव्यों की याद दिलाती रहे, सरकार को समय समय पर यह बताती रहे कि देखो भाई, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में अगर आप इन बिंदुओं का अनुपालन करते हैं तो वैसे में आप लोक कल्याणकारी नीतियों का सृजन कर पाएंगे, जन कल्याणकारी नीतियों का सृजन व क्रियान्वयन कर पाएंगे। और अगर जन कल्याणकारी नीतियों का या कानूनों का सृजन या क्रियान्वयन होता है तो जाहिर सी बात है वैसे उससे सीधे सीधे आम जनमानस लाभान्वित होगा। तो हर तरह से प्रयास किया गया कि सबसे पहले हम आम जनता को एक तरह से विकसित करें, आम जनता के अंदर उभार लाएं, उनमें विकास सुनिश्चित करें। यह एक पहलू था। इसीलिए शुरुआत में जब अधिकारों के बारे में व्यापक चर्चा हुई तो हमने क्या डिसाइड किया, चलो साहब मौलिक अधिकार को भाग 3 में शामिल कर दो। अब चूंकि अधिकार है तो कर्तव्य को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए शुरू में हमारे संविधान निर्माताओं ने तय कर लिया कि अभी हम नागरिकों के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे बेसिकली, अभी केवल हम राज्य द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वांगीण उद्देश्य यह था कि आम जनता में उत्थान सुनिश्चित किया जाए, जनता को इस लायक बना दिया जाए कि आगे चलकर अगर हम उनसे किसी खास प्रकार के कर्तव्यों के अनुपालन की अपेक्षा करें तो वे उस अपेक्षा पर खरा उतर सकें। यह हमारी मोटिव थी। समझ रहे मेरी बात? यही कारण था कि भाग 3 के साथ साथ भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को रख दिया गया। डीपीएसपी को कहां रखा गया? भाग 4 में। और बहुत बाद में आगे चलकर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को यानी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्योंकि तब तक हम महसूस कर लिए कि हमारे यहां 1975-76 तक हमारी सरकारें जनता के उत्थान के लिए, आम जनमानस के उत्थान के लिए लंबे समय तक कार्य कर चुकी हैं। अब हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे देश के लोग भी राज्य के प्रति, देश के प्रति, सरकारों के प्रति, है ना, देश की संवैधानिक व्यवस्था के प्रति अपने कुछ दायित्वों का निर्वहन कर सके। समझ रहे मेरी बात? खैर, तो ये रहा आपके संविधान में अधिकार व कर्तव्यों से संबंधित अध्याय। एक बात और समझेंगे, अधिकार चाहे जैसा भी हो, जैसा मैंने बताया आपको कि इसे न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है क्योंकि यह न्यायोचित प्रकृति का होता है, यह जस्टिसिएबल नेचर का होता है। लेकिन आपको बता दूं कि कोई भी कर्तव्य लीगली जस्टिसिएबल नहीं होता, लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होता, उसे कानून के माध्यम से लागू कराने की बात नहीं की जा सकती, उसकी उपेक्षा होने पर कानून का संरक्षण नहीं मिलेगा। यही कारण है कि राज्य के जो भी नीति निदेशक सिद्धांत है, यूं तो सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि देश के अंदर नीतियों व योजनाओं के सृजन व क्रियान्वयन के दौरान इन निदेशक सिद्धांतों का वे ख्याल रखेंगी। लेकिन अगर ख्याल ना भी रखें तो ऐसा नहीं है कि आप उनके विरुद्ध, सरकारों के विरुद्ध आप कोर्ट चले जाएं, अदालत चले जाएं, क्योंकि ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं है। इन्हें कानून के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कर्तव्य हमेशा हमेशा नैतिकता की बुनियाद पर फलीभूत होते हैं। और जब बात नैतिकता की होगी तब वहां लीगालिटी की जो अवधारणा है वो डेसिपेट कर जाती है, अलग हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? तो इस पहलू को आप ध्यान रखेंगे। अभी के लिए बस मैं इतना ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे संविधान के अंदर अधिकार व कर्तव्यों से संबंधित बातों को भी प्रश्रय दिया गया है और काफी मजबूती के साथ प्रश्रय दिया गया है। तो यहां के लिए आपने क्या समझा कि अधिकारों की श्रेणी में सबसे ताकतवर श्रेणी कौन से अधिकारों की है? मौलिक अधिकारों की। कर्तव्यों की श्रेणियां 2 प्रकार की है, एक सरकार द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य, दूसरा नागरिकों द्वारा। सरकार द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य को क्या बोलते हैं आप? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। आम जनता द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य को क्या नाम देते हैं? मौलिक कर्तव्य।
अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। ओके, चलिए। अगला जो साइलिएंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। अब देखिए, यहां पर बस एक बात आपको समझना है तकनीकी रूप से कि हमारे देश के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है और उसे कहते हैं भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्या नाम देते हैं? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता। अब जरा सोचिए, सपोज आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार चाह कर भी नागरिकता के आधार पर आपको विशेष सुविधाएं नहीं दे सकती। हां, हिमाचल प्रदेश के आप निवासी होने के नाते सरकार से विशेष सुविधाओं के भागीदार हो सकते हैं, वहां की डोमिसाइल होने के नाते आपको विशेष सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन सरकार यह कहकर आपको विशेष सुविधा नहीं दे सकती कि आप हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं इसलिए आपको विशेष सुविधा दी जाती है, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के नागरिक हो ही नहीं सकते, आप इनके महज निवासी हो सकते हैं। आप नागरिक किसके हैं? भारत के नागरिक हैं। आपको बताऊं, जहां कहीं भी वैश्विक स्तर पर संघीय प्रकृति के संविधान व्याप्त हैं, आपको बता दूं उन संविधानों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान आपको दिखेगा। एक तो संघ की नागरिकता यानी केंद्र की नागरिकता, और दूसरा संघ की इकाइयां यानी राज्यों की नागरिकता। 31 अक्टूबर 2019 से पहले हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य ऐसा था जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर, आपको मालूम होगा, जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यानी जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा अपने को जम्मू कश्मीर का नागरिक भी बोल सकता था, तब भारत का नागरिक भी बोल सकता था, यानी वहां पर दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट चल रहा था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद पूरे भारत में अब वास्तव में एकहरी नागरिकता आपको दिखेगी। पहले भी हम एकहरी ही बोलते थे, जम्मू कश्मीर को अपवाद स्वरूप गिन देते थे, अब वो अपवाद भी नहीं रहा। समझ रहे मेरी बात? तो हमेशा ध्यान रखेंगे हमारे यहां एकल नागरिकता है। मैं इस पर बल देके इसलिए बोल रहा हूं कि कई दफा सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन की बिगिनिंग फेज में होते हैं, वे बच्चे आमतौर पे इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे यहां एकहरी नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता। गांठ बांध लेंगे, हमारे यहां एकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, और उसका नाम है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता। कहने का मतलब आप किसके नागरिक हैं? आप भारत के नागरिक हैं। आप किसी राज्य के निवासी हो सकते हैं, रेसिडेंट हो सकते हैं, सिटीजन नहीं हो सकते। क्लियर है? ठीक। सिंगल इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड जुडिशियरी, एकल समेकित न्यायपालिका। अब देखिए, इसको एकल समेकित न्यायपालिका क्यों बोला गया? अब हिंदुस्तान के अंदर जैसे आप केंद्र सरकार, राज्य सरकारें इस तरह से बंटवारा कर लेते हैं विधायिका व कार्यपालिका में, ऐसा बंटवारा हमारी संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका के संदर्भ में आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका में केंद्रीय न्यायपालिका या राज्य न्यायपालिका जैसी कोई अवधारणा नहीं चलती। हमारे यहां न्यायपालिका क्या है? एक है, एकीकृत है, सिंगल और इंटीग्रेटेड, सिंगल एंड यूनिफाइड। कैसे यूनिफाइड? इसके शिखर पे कौन आता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। समझ रहे हैं मेरी बात? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे कौन आता है? विभिन्न उच्च न्यायालय। और उसके नीचे कौन आता है?
अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब ये नहीं कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र का है, उच्च न्यायालय राज्यों का है, अधीनस्थ न्यायालय जिलों का है। नहीं जी, हमारी न्यायपालिका सिंगल होल है, एकल समेकित है। कैसे, देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को ही सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं? उच्च न्यायपालिका। समझ रहे मेरी बात? या उच्चतर न्यायपालिका। ये हायर जुडिशियरी कहलाते हैं, हायर जुडिशियरी। इनको केंद्र व राज्य के आधार पर आप बांट नहीं सकते। पूछिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो अधिकार है या हटाने के लिए जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है, वो मूलतः संसद में ही लाई जाती है। ध्यान रखेंगे, अगर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भी हटाया जाना हो तो संबंधित राज्य की राज्य विधानमंडल में महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, बल्कि उसके संदर्भ में भी उसके संदर्भ में भी संसद में ही वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो देख रहे हैं यहां कहां बंटवारा हुआ? तो हमारे यहां न्यायपालिका डिविजिबल नहीं है। न्यायपालिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ये अलग अलग टायर वाइज बना हुआ है, यहां से यहां, फिर यहां। ये सिंगल इंटीग्रेटेड है। दूसरे फेडरल मुल्कों में ऐसा नहीं होता है ना। अन्य जो संघीय व्यवस्था वाले देश हैं, वहां फेडरल जुडिशियरी होगी, स्टेट जुडिशियरी होगी। दोनों का कंपोजिशन अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। हमारे यहां ऐसा नहीं है। तो क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फीचर, हमारे संविधान के अंदर सार्वभौमिक हुआ वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार की बात संविधान के अनुच्छेद 325 के अंदर किया गया है, और वयस्क मताधिकार की बात कहां की गई है? संविधान के अनुच्छेद 326 के अंदर कहा गया है। पहली बात हम यह समझ लेते हैं कि यह सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक मताधिकार का तात्पर्य है बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश इत्यादि का ध्यान रखे सभी को मत देने का अधिकार दिया गया है हमारे देश में। बिना किसी भेदभाव के, समेकित रूप से, सार्वजनिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से सबको मत देने का अधिकार है। और दूसरा, सभी के मत का मान बराबर है। यह नहीं कि आप अरबपति हैं तो आपके मत की वैल्यू कुछ और होगी, और कोई सड़कपति है तो उसके मत का मान कुछ और होगा। समझ रहे मेरी बात? यह हुआ सार्वभौमिक, यूनिवर्सल सफरेज जिसको बोलते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार। यानी बिना किसी भेदभाव के सबको मत देने का अधिकार है और सबके मत का मान बराबर है। दो चीजें यहां समझेंगे आप अनुच्छेद 325 से। और अनुच्छेद 326 क्या कहता है? एडल्ट सफरेज की बात करता है। वयस्क मताधिकार, प्रौढ़ मताधिकार, वयस्क। यहां वर्तमान व्यवस्था में शुरुआती दौर में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा थी वो 21 वर्ष थी कि अगर आप 21 वर्ष के हो चुके हों तो आपको मत देने का अधिकार होगा। भाई मत देने का तो अधिकार पहले से है, आप मत दे सकेंगे, मत देने के लिए योग्य होंगे। अब क्या है, अगर आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष हो चुकी है, आप 18 वर्ष के हो चुके हैं, 18 ईयर्स ओल्ड हैं, तो आपको मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार तो आपको पहले से भी था, आप बच्चे थे तो भी था, लेकिन उस अधिकार का उपयोग आप कब कर सकते थे? जब तक आपकी उम्र 18 वर्ष ना हो जाए। क्योंकि सार्वभौमिक मताधिकार की बात तो किया ही गया है कि सबको मत देने का अधिकार है। लेकिन कई दफा होता है ना कि आपके पास अधिकार तो है, लेकिन अधिकार का उपभोग कब करेंगे उसकी भी निर्धारण रेखा यहां रखी हुई है। यहां निर्धारण रेखा क्या है?
जब आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो तो ही आप मत देने, अपने मत का उपयोग कर सकते हैं, तो ही अपने मतदान के अधिकार का आप लुत्फ उठा सकते हैं। इसी को बोला गया वयस्क मताधिकार, है ना। 18 वर्ष की उम्र सीमा पूरी हो गई हो, आप जाकर वोट दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये अलग अलग तरह के फीचर्स हमारे संविधान में पाए गए जो हमारे संविधान की विशिष्टता को जाहिर करते हैं। इन्हीं को बोला गया सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब बच्चे इसके बाद हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं इसी लेक्चर में आप कह लो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रकृति, है ना। यहां से हम लोग चर्चा को अब आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा मैं। इस चर्चा में आने से पहले एक बात आप और समझ लीजिए कि भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा निर्मित की गई थी, हालांकि इसकी बात हम लोग आगे करेंगे भी जब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण अथवा सृजन पे चर्चा करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि हमारी संविधान सभा द्वारा संविधान के विभिन्न प्रावधानों या उपबंधों के मद्देनजर जो कुछ भी निर्णय लिया जाता था, ध्यान रखेंगे, बहुमत के आधार पर नहीं लिया जाता था, बल्कि ससंजन व सर्वसम्मति के आधार पर। ससंजन मतलब सबके विचारों में समरूपता हो और आम सहमति हो। सामान्य भाषा में समझो, आम सहमति के आधार पर ही निर्णय लेते हुए विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली को अंजाम देने का सबसे बेहतर तरीका प्रदर्शित किया गया है भारत की संविधान सभा द्वारा। क्योंकि यह तरीका बेहतर कब हो जाता है? जब हमें यह मालूम चलता है कि यहां निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि आम सहमति के आधार पर लिया जाता था। जैसे मान लीजिए सपोज 20 लोग किसी पार्टिकुलर डिसीजन के पक्ष में हैं। मान लीजिए कोई संविधान सभा है और उस संविधान सभा में कुल 50 सदस्य हैं। 50 में से 30 सदस्य सपोज डिसीजन ए के पक्ष में हैं और 50 में से 20 सदस्य डिसीजन बी के पक्ष में हैं। तो आपको नहीं लगता कि डिसीजन ए को अगर बहुमत के आधार पर देखा जाए तो प्रिवेल करा दिया जाएगा, मान्यता दे दी जाएगी? लेकिन ऐसा हमारी संविधान सभा के अंदर नहीं हुआ। हमारी संविधान सभा ने सोचा कि अगर 30 लोग किसी बात को मान ले और 20 लोग असहमत हैं तो उस मुद्दे को इतना ज्यादा सुधारा जाए, इतना ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाए, इतने ज्यादा उस पर चर्चाएं की जाए ताकि नई नई बातें निकल कर आए कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि कमोबेश सभी 50 के 50 लोग उस पर अपनी किसी न किसी रूप में सहमति दर्शा दें। और जब किसी न किसी रूप में सबकी सहमति मिल जाएगी तो ही जाकर उस प्रावधान को अंतिम रूप से संविधान में संकलित किया गया। तो इस तरीके से, इस स्वरूप में हमारी संविधान सभा ने काम किया था और उसका नतीजा आप देख रहे होंगे। हमारे संविधान के जो विभिन्न प्रावधान है लगातार उनकी प्रासंगिकता बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आप देख रहे होंगे, आपको संविधान निर्माताओं की मनः स्थिति पर कहीं ना कहीं फक्र होता होगा कि कितने दूरदर्शी लोग थे वो जो हिंदुस्तान की संविधान सभा में उपस्थित थे और हिंदुस्तान के लिए इतना खूबसूरत संविधान निर्मित करके हमें दिया। ठीक है, चल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए पहली बात, भारतीय संविधान की प्रकृति के मद्देनजर विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार की राय प्रस्तुत की गई है ना। यहां विद्वानों का तात्पर्य है हमारे देश के अंदर मौजूद विद्वान, देश के बाहर मौजूद विद्वान। यहां विद्वान मतलब जो संविधान विशेषज्ञ हैं, राजनीति शास्त्री हैं, है ना, संविधानवेत्ता हैं, विधि विशेषज्ञ हैं। इन सब की अगर हम राय को कंसीडर करें तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति के मद्देनजर कोई एकमत राय नहीं दी गई है। जैसे
आपको मालूम ही है कि लिखित संविधान एकात्मक भी हो सकता है, संघात्मक भी हो सकता है, अर्धसंघात्मक भी हो सकता है। अब यह निर्भर करता है देश के संविधान निर्माताओं पर कि देश के संविधान निर्माता आखिर अपने संविधान के लिए किस प्रकृति का चयन कर रहे हैं, और जैसी प्रकृति देश के संविधान की होगी वैसी ही प्रकृति, जाहिर सी बात है, देश की राज्य व्यवस्था की होगी, पॉलिटी की होगी। एनीवे, देखिए, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय संविधान यूनिटरी प्रकृति का है। यूनिटरी बोले तो एकात्मक प्रकृति का। अभी हम लोग समझेंगे। एकात्मक प्रकृति, ठीक है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि भारतीय संविधान संघात्मक है। और देखिए, कुछ विद्वानों का ही नहीं मानना बल्कि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि भारतीय संविधान संघात्मक प्रकृति का है। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिनका मानना है कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः एकात्मक है ना ही पूर्णतः संघात्मक, बल्कि यह एकात्मकता तथा संघात्मकता दोनों ही का सम्मिश्रण है। और जो एकात्मक व संघात्मक के सम्मिश्रण होते हैं उन्हीं को हम अर्धसंघात्मक कहते हैं। क्या बोलेंगे? अर्धसंघात्मक। इसको अंग्रेजी में क्वासी फेडरल बोलेंगे, संघात्मक को क्या बोलेंगे? फेडरल। अब देखिए, जिस संविधान में शक्तियों के विभाजन की संकल्पना व्याप्त हो, निसंदेह वह संविधान कभी एकात्मक हो ही नहीं सकता। लिहाजा भारतीय संविधान के मद्देनजर जिस किसी ने भी इसे एकात्मक करार दिया है, हम उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि भारतीय संविधान कतई एकात्मक नहीं है। देखिए, पहली बात आप समझ लेंगे कि अर्धसंघात्मक कोई वास्तविक अवधारणा तो है नहीं। अर्धसंघात्मक मूलतः पूर्व की जो ये दोनों अवधारणाएं हैं इनका सम्मिश्रण है ना। तो वास्तव में अगर ओरिजिनली देखा जाए, मूल रूप से देखा जाए, तो राज्य व्यवस्था की यही दो मौलिक प्रकृति हैं, एक या तो यूनिटरी, दूसरी फेडरल। और जहां यूनिटरी व फेडरल दोनों ही का सम्मिश्रण दिख जाए उसे क्वासी फेडरल कहते हैं। तो क्वासी फेडरल कोई राज्य व्यवस्था की स्वतंत्र प्रकृति तो है नहीं, यह मिश्रित प्रकृति है ना। देखो, पहला विभेद, अगर हम यूनिटरी व संघात्मक में विभेद पैदा करें तो एक सामान्य सा पहलू आपको बता रहा हूं जिसके आधार पर आप आसानी से एकात्मक व संघात्मक में प्राथमिक स्तर पर फर्क महसूस कर पाएंगे। देखिए, मान लीजिए यह कोई देश है, ठीक है, और इस देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने के उद्देश्य से कोई एक ही केंद्रीयकृत संस्था है, एक ही सेंट्रल अथॉरिटी है, और वह सेंट्रल अथॉरिटी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में इस्तेमाल होने वाले बिंदुओं, अधिकारों, कर्तव्यों इत्यादि का किसी के साथ बंटवारा नहीं करती, यानी पूरे देश पर पूरी तरह से इसी की अधिकारिता होती है। ऐसी कोई दूसरी बॉडी नहीं है जिसको ये कुछ शक्तियां दे और कहे कि अपने हिस्से का कुछ काम तुम भी करो। तो इस तरह की व्यवस्था जहां भी होगी आप कहेंगे कि देश के अंदर क्या है? केंद्रीयकरण है। केंद्रीयकरण यानी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में यदि केंद्रीयकरण की अवधारणा प्रबल हो तो समझ लेना, या फिर प्रबल नहीं, केवल केंद्रीयकरण की ही अवधारणा आपको प्राप्त हो तो समझ लेना कि संविधान अथवा देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? यूनिटरी है, एकात्मक है। अब देखिए, संभव है एकात्मक व्यवस्था में भी केंद्र के साथ साथ राज्य जैसी संकल्पनाएं दिखे, प्रांत जैसी संकल्पना आपको दिखे। तो ऐसा इसलिए किया जाता है
कि चलो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में वो इकाइयां मददगार साबित होगी, और इकाइयों द्वारा मदद प्रदान किए जाने के बावजूद भी उनके साथ केंद्र शक्तियां साझा नहीं करता। अब देखिए, इंग्लैंड हुआ, ब्रिटेन हुआ, भाई ब्रिटेन के अंदर भी अलग अलग प्रांत आपको मिलेंगे, लेकिन ब्रिटेन की जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो केंद्रीय सत्ता है, वह अपनी शक्तियों को किसी दूसरी इकाई के साथ साझा नहीं करती। हां, दूसरी इकाई द्वारा वह जिम्मेदारियों का निर्वहन जरूर सुनिश्चित कराती है, और वह इकाई सीधे सीधे सेंट्रली कंट्रोल्ड होती है। उनके पास अपने स्तर पे कोई स्वायत्तता नहीं होती, मिनिमम ऑटोनॉमी भी नहीं होती। तो मिलाजुला के हम उस व्यवस्था को केंद्रीयकृत व्यवस्था ही कहेंगे। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए, अगर मान लीजिए सपोज यह एक देश है और इस देश के अंदर यहां पर केंद्र है, लेकिन यह केंद्र अपनी शक्तियों को अलग अलग इकाइयों के मध्य साझा करता है। मान लीजिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, है ना। अब देश की पूरी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था की बागडोर सीधे सीधे अपने हाथों में नहीं रखता, बल्कि देश को समस्त इकाइयों में बांट देगा। देखिए, यहां से यहां तक संघ की इकाई क्रमांक 3 है, यहां से यहां तक संघ की इकाई क्रमांक 2 की अधिकारिता है, यहां से यहां तक संघ की इकाई क्रमांक 3 की, यहां से यहां तक संघ की इकाई क्रमांक 4 की। समझ रहे हैं? तो यहां शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु संघ की इकाइयां गठित की जाती है। देखो, इन इकाइयों के गठन के बावजूद अगर केंद्र इन्हें कोई शक्तियां साझा ना करे, इनके साथ किसी शक्ति का विभाजन ना हो, तो इकाइयां होने के बावजूद भी संघीय व्यवस्था नहीं होगी, वास्तव में वो केंद्रीयकरण ही कहलाएगा। लेकिन अगर इन इकाइयों के मध्य वास्तव में केंद्र अपनी शक्तियां साझा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की संकल्पना अपनाई जाती है, शक्तियों के विभाजन की संकल्पना अपनाई जाती है, तो तय मानना यहां कैसी अवधारणा निकल कर आती है? संघात्मक। समझ रहे मेरी बात? अभी हम लोग समझेंगे कि संघात्मक अवधारणा क्या होती है ना, खास करके औपचारिक संदर्भ में, फॉर्मल कंटेक्स्ट में। अभी तो हम लोग कैजुअली बात कर रहे हैं। यानी जिस देश के अंदर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में आप अति केंद्रण देखें, अति संकेंद्रण देखें, अति केंद्रीयकरण देखें, तो समझ लेना कि वहां पर यूनिटरी व्यवस्था की रंगत दिख रही है। और जहां पर शक्तियों का विभाजन समाहित हो, यानी विकेंद्रीकरण आपको दिख जाए, तो समझ लेना कि फेडरल अवधारणा की तरफ हो सकता है इसकी राज्य व्यवस्था की प्रकृति इशारा कर रही हो। अब देखो, अर्धसंघात्मक यानी एक ऐसी व्यवस्था, यानी किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का ऐसा स्वरूप जहां किसी स्तर पर आपको केंद्रीयकरण की छाप दिख जाए और कुछ स्तरों पर आपको विकेंद्रीकरण की छाप दिख जाए, है ना। विकेंद्रीकरण, अगर ये दोनों साथ साथ दिखे तो वहीं पर हम क्या बोलते हैं कि यह ना तो पूर्णतः एकात्मक है, ना ही पूर्णतः संघात्मक, अपितु यह अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है ना। तो अब देखिए, भारतीय संविधान को एकात्मक होने को लेकर जिन विद्वानों ने भी राय दी, उनकी राय को हम कंसिडरेबल ओपिनियन नहीं मानते, मान्य राय नहीं मानते। लिहाजा हमारी चर्चा भारतीय संविधान के संघात्मक अथवा अर्ध संघात्मक कहलाने को लेकर है। हां, अगर किसी ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा तो हम बहुत हद तक यह मान सकते हैं कि उसके द्वारा कही गई बातों का कुछ तो आधार है। जिसने भी संघात्मक कहा, अगेन उसके द्वारा कही गई बातों का आधार है, लिहाजा हम इन्हें कंसीडर करेंगे। लेकिन जिसने एकात्मक कहा, उसे कंसीडर करने का मतलब कि उसकी गलत बयानी को हम क्या करने जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तवज्जो देने जा रहे हैं, है ना। चलो, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की प्रकृति के मद्देनजर
अब हम ये देखेंगे कि आखिर किन लोगों ने भारतीय संविधान को संघात्मक कहा, है ना, और किन लोगों ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एकात्मक कहने वालों को हम कंसीडर करते ही नहीं है। अब सीधी सी बात है, अब किसी पुरुष को आप सीधे सीधे ये घोषित कर दे कि ये महिला है और साफ साफ आपको दिख रहा है कि वो पुरुष है, रहन सहन लिबास हर तरीके से, तो बताओ उस व्यक्ति पर कोई शक संदेह करेगा कि आपको पागल समझेगा? सीधी सी बात है, आपको पागल समझेगा। और पागलों की बात को अगर तवज्जो दिया जाए तो खुद को पागल साबित करने के समान होगा, है ना। भाई कुछ तो आधार होना चाहिए। आप कैसे भारतीय संविधान को टोटली यूनिटरी बोल देंगे? किस आधार पे बोलेंगे? कोई लॉजिक है? तमाम अवसरों पे आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को अपनाया गया है, शक्तियों के विभाजन की संकल्पना अपनाई गई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होना कि मुंह उठाया फट से जो मर्जी आया वही बोल दिए, और बोल देंगे तो क्या दूसरे लोग ठेका ले रखे हैं कि आप जो बोलेंगे उसको ढोते फिरेंगे? समझ रहे मेरी बात? आप ध्यान रखेंगे, संघात्मक व अर्धसंघात्मक के मद्देनजर ही विशेषज्ञों की राय को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर किसी सोर्स ऑफ रेफरेंस में आपको यह पॉइंट मिले कि अमुक व्यक्ति ने भारतीय संविधान की प्रकृति को एकात्मक कहा, तो आप समझ जाना कि उस सोर्स ऑफ रेफरेंस के अंदर भी जबरदस्ती के बुलेट पॉइंट देने की कुछ किताबों की आदत होती है, कुछ पब्लिकेशंस की आदत होती है। वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे तथ्य लाते हैं, बकवास तथ्य, जो आमतौर पर ऑथेंटिक किताबों में नहीं मिलता, है ना। तो ऐसे नीम हकीम टाइप किताबों से आप दूर रहेंगे, है ना। कुछ ऐसी किताबें हैं जहां 3-4 नाम मिल जाएंगे जिन्होंने एकात्मक कहा। मैं चाहूं तो आपके सामने वो नाम रख भी दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन नामों को रख के, उन नामों को याद करके आप अपनी संकल्पना को बाधित करें, डिस्टर्ब करें, है ना। तो जितना बता रहा हूं उसी पर फोकस रहेंगे। हमें यह विचार करना है कि भारतीय संविधान को संघात्मक किसने कहा, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा। देखिए, जब भी भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहे जाने की बात सामने आती है तो सर्वप्रथम जो नाम होता है, जो हमारे सामने जो नाम उत्कीर्ण होकर सीधे आ जाता है, वो मूलतः है केसी वेयर। केसी वेयर। केसी वेयर। केसी वेयर ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? अर्धसंघात्मक है। आप इनके नाम को जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। हालांकि कोई यह कह दे कि भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघात्मक है, प्रमाणित करे, तो आप तय मानिए कि यह सवाल गलत है। सही सवाल क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघात्मक है, आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो यहां पर बताना होगा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है या किसी ने अर्धसंघात्मक कहा, तो किस बिना पे कहा, किस बुनियाद पे कहा, और फिर उसके द्वारा कही गई बुनियाद को कैसे हम झुठलाएंगे, कैसे उसे गलत साबित करेंगे, और गलत साबित करते हुए यह जता देंगे कि आप जैसा सोच रहे हैं शायद सोचने का यह आधार है, हालांकि यह आधार उचित नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति का निर्धारण करना है तो इस आधार को अपनाइए और फिर आगे बढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक नहीं है, अपितु संघात्मक है। तो आपके द्वारा कहे गए स्टैंड को हमने क्या किया? उसका परीक्षण भी किया और आलोचना भी की। तो आलोचनात्मक परीक्षण से संबंधित यहां से सवाल आ सकता है, प्रमाणिकता से संबंधित सवाल नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघात्मक नहीं है। फिर भी हम विचारों की राय देख लेते हैं, पीटी वगैरह में पूछ देता है यहां से। तो देखो, किसने किसने भारतीय संविधान की प्रकृति को संघात्मक कहा। सर्वप्रथम जो इसमें नाम है, अलेक्जेंड्रोविट्स। अलेक्जेंड्रोविट्स, हिंदी में दिक्कत है तो देखो मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, अलेक्जेंड्रोविट्स, है ना। दूसरा नाम है दुर्गादास बसु, डीडी बसु। तीसरा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति। अब सोचो, जिसने संविधान का खुद ही ढांचा तैयार किया हो, प्रारूप तैयार किया हो, अगर वही बोले कि हम अपने लिए या हम अपने देश के लोगों के लिए संघात्मक संविधान की नींव रखे हैं, तो क्या आप उसकी बात को झुठला देंगे और आप अपने से
जज बन जाएंगे कि ये एकात्मक है या अर्धसंघात्मक है? नहीं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी ऑफ इंडिया। यह वही प्रारूप समिति है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने करी थी, है ना। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, इन्होंने भी स्वीकारा कि भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक प्रकृति का है। इसके अलावे वर्तमान संदर्भ में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है भारतीय संविधान की प्रकृति के मद्देनजर, तो आपको बता दूं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो, एक बात तो तय हो गया ना कि उपलब्ध रायों के आधार पर, उपलब्ध ओपिनियन के आधार पर हम यह बखूबी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति के मद्देनजर संविधान का संघात्मक होने को लेकर जो भी राय प्रकट की गई है, आपको नहीं लगता कि यह मजबूत राय है, यह प्रबल राय प्रकट की गई है ना। इसके अलावा अर्धसंघात्मक को लेकर बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, एकात्मक वालों को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। तो रही बात उपलब्ध विद्वजनों की राय के आधार पर, विद्वानों की राय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान किस प्रकृति का है? संघात्मक प्रकृति का है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, विश्व के अंदर एक तय व्यवस्था है और उस तय व्यवस्था के अंदर कुछ मानक हैं, है ना। किसी भी देश का संविधान अगर उन तय मानकों पर खरा उतरता है, समझ रहे मेरी बात, तो ही हम कहेंगे कि अमुक देश का संविधान संघात्मक है। अब वो तय मानक क्या है? तय मानक है शक्तियों के विभाजन की संकल्पना, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान का होना, संविधान के अंदर अनम्यता का होना, यानी अनम्य प्रावधानों का होना, रिजिड प्रोविजंस का होना, साथ ही साथ संविधान के अंदर न्यायालयी प्राधिकारिता का स्थापित होना, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स का होना। अगर ये अवयव किसी संविधान में दिखे, विश्व में मौजूद किसी भी संविधान में अगर ये अवयव आपको दिख जाए, तो आप समझ जाएंगे कि अमुक संविधान किस तरह की प्रकृति की नुमाइश करने जा रहा है, किस तरह की प्रकृति को दर्शाने जा रहा है? संघात्मक प्रकृति को। तो अब हम लोग यहां पर समझेंगे कि संघात्मक प्रकृति के आखिर कौन कौन से नियामक है, किन नियामकों के आधार पर, किन बिंदुओं के आधार पर हम किसी संविधान को संघात्मक संविधान घोषित कर पाएंगे। और फिर जब ये हम समझ जाएंगे उन नियामकों के बारे में, उन कंपोनेंट्स के बारे में, उन अवयवों के बारे में, तो तय मानिए उन अवयवों के सापेक्ष हम भारतीय संविधान का भी रियलिटी टेस्ट कर लेंगे, भारतीय संविधान का भी परीक्षण कर लेंगे। और अगर भारतीय संविधान के अंदर किसी न किसी रूप में वे पांचों अवयव व्याप्त पाए गए, वे पांचों तत्व व्याप्त पाए गए, तो निसंदेह हम भी कह पाएंगे कि हां साहब, हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक है। उन पांचों में से अगर एक भी प्रावधान संविधान के अंदर निहित नहीं मिला, तो समझ लेना कि वह संविधान संघात्मक हो ही नहीं सकता। अब सवाल यह उठता है कि कौन कौन से वो पांचों नियामक हैं, एक बार देख लीजिए। देखो जी, वैश्विक स्तर पे व्याप्त अवधारणा के आधार पर
कोई भी संविधान संघात्मक तभी कहलाएगा जब उसके अंदर निम्नलिखित पांच अवयव, अवयव मतलब समझ रहे हैं, पांच पहलू, पांच बिंदु, निम्नलिखित पांच अवयव व्याप्त हों। अब वो पांच अवयव कौन से हैं? इन पांचों अवयवों को हम कैसे याद रखते हैं? डी, एस, डब्ल्यू, आर तथा ए। डी, एस, डब्ल्यू, आर, ए। आप इन्हें कैसे याद रखेंगे? डी, एस, डब्ल्यू, आर, ए। ध्यान देंगे, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। शुरुआत में मैंने आपके साथ चर्चा करी थी इसके बारे में कि शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र तथा उसकी यूनिट के मध्य शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए, एस का मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डब्ल्यू का मतलब होता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखित संविधान का होना, लिखित संविधान। आर का मतलब रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की कठोरता। संविधान की कठोरता। और ए का मतलब होता है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, यानी न्यायालयों का, न्यायालयों का प्राधिकार। समझ रहे हैं क्या बोलेंगे इसे? न्यायालयों का प्राधिकार। अब जरा सोचो, ये जो पांचों अवयव हैं, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, ये जिस किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे, जिस किसी भी संविधान में होंगे, समझ रहे हैं? उस संविधान को आप कैसा संविधान बोलेंगे? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, 5 एलिमेंट्स मतलब 5 अवयव, अवयव है ना। और देखिए, अगर मैं किसी एक्सप्रेशन को केवल इंग्लिश में ही लिख के छोड़ दे रहा हूं तो आप इसको लेकर हाय तौबा नहीं मचाएंगे, क्योंकि अगर इंग्लिश में लिख रहा हूं तो आप ध्यान दिए होंगे उसको 2-3 बार मैं हिंदी में भी बोलता हूं, तो बोले हुए के आधार पर भी तो आप समझ सकते हैं ना। हम कई दफा एब्रेविएशनल टर्म में चीजों को आपके सामने इसलिए दर्शाते हैं कि बार बार पन्ना ना उल्टाना पड़े, बार बार हमें बोर्ड पे आगे ना शिफ्ट करना पड़े, एक साथ चीजों को मैं आपके सामने प्रदर्शित कर सकूं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, जरा सोचिए, वैश्विक मापदंडों के आधार पर अगर भारतीय संविधान को आपको संघात्मक साबित करना होगा तो आपको नहीं लगता कि इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित करना होगा? और जब तक ये 5 बिंदु प्रमाणित नहीं होंगे तब तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे
कि भारत का संविधान संघात्मक है अथवा नहीं। और अगर इन पांचों ग्लोबल पैरामीटर्स पे भारत का संविधान पास हो जाता है तो आप बेझिझक बोल पाएंगे कि ठीक है भाई, जिन विद्वानों ने भारतीय संविधान को लेकर यह कहा कि हमारे संविधान की प्रकृति यानी भारत के संविधान की प्रकृति संघात्मक है, उनकी बात लॉजिकल है, उनकी बात जायज है, ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। ओके, अब चलिए यहां से मेंस का सवाल बनता है। आगे मैं भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद वन बाय वन करके हम लोग इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इस तरह से भारतीय संविधान की प्रकृति के मद्देनजर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, इस पे आधारित क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शक्तियों के विभाजन की संकल्पना से आपका क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन हम टेल टाइप क्वेश्चन जोड़ दे रहे हैं। क्या भारतीय संविधान में ऐसी अवधारणा, कैसी अवधारणा? शक्तियों के विभाजन से संबंधित अवधारणा। क्या भारतीय संविधान में ऐसी अवधारणा व्याप्त है? व्याप्त है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला ही क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता से आपका क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान में वर्णित यानी जिनका वर्णन किया गया है, भारतीय संविधान में वर्णित उपबंधों के आधार पर भारतीय संविधान में वर्णित उपबंधों के आधार पर संविधान की सर्वोच्चता को समझाएं। संविधान की सर्वोच्चता को समझाएं, संविधान की सर्वोच्चता को समझाएं। तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की
अनम्यता से आप क्या समझते हैं? शोधाहरण समझाएं, यानी उदाहरण सहित समझाएं। शोधाहरण समझाएं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, संघीय प्रवृत्ति वाले संविधानों में या संघीय प्रवृत्ति वाले संविधानों का लिखित होना क्यों आवश्यक है? संघीय प्रवृत्ति वाले संविधानों का लिखित होना क्यों आवश्यक है? 5वां, न्यायालय की प्राधिकारिता से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? क्या भारतीय संविधान में यह अवधारणा व्याप्त है? क्या भारतीय संविधान में यह अवधारणा व्याप्त है? बताएं, बताएं। ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा, भारतीय संघीय व्यवस्था अपने आप में एक अद्भुत प्रकार की संघीय व्यवस्था है। टिप्पणी करें। और देख लीजिए, अगेन सारे के सारे सवाल आप 150 से 250 शब्दों के मध्य लिखने का प्रयत्न करेंगे। 150 से 250 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघीय व्यवस्था उभयचर यानी एम्फीबियस या एम्फीबियन उभयचर प्रकृति की है। टिप्पणी करें।
भारतीय संघीय व्यवस्था में व्याप्त एकात्मक पहलुओं को संघात्मक पहलुओं के विरोधी नहीं अपितु सहचर अथवा सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, तर्कसंगत उत्तर प्रस्तुत करें। है ना, यह आपका 8वां सवाल है। कहने का मतलब कि जब हम लोग भारतीय संविधान की प्रकृति का ठीक ठाक तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो आप इन सवालों का बखूबी उत्तर लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में व्याप्त एकात्मक बिंदुओं की चर्चा करें। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में निहित संघात्मक पहलू संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है, जबकि एकात्मक पहलू संविधान रूपी शरीर के विभिन्न अंग हैं। चर्चा करें। ठीक है जी। तो इस तरह से आप बच्चे जैसे ही भारतीय संविधान की प्रकृति मेरे साथ समाप्त करेंगे, यानी पढ़कर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, आप इन 8-10 प्रश्नों का जो कि आप देख रहे होंगे, ये बड़े ही उत्तम कोटि के प्रश्न हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक आमतौर पे कैंडिडेट इसे हाथ भी ना लगा सके। और जाहिर सी बात है, आप इसे पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि इन प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास भी आप करेंगे
और उत्तर लेखन के दौरान आपको बहुत हद तक सहूलियत भी महसूस होगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम बड़ी आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग सीधे बात करते हैं 1 बाय 1 करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के विभाजन की संकल्पना पे चर्चा करते हैं। देखो, शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का पृथक्करण ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। जब बात सेपरेशन ऑफ पावर की हो तो सेपरेशन ऑफ पावर एक सिद्धांत है, उसको हम लोग बोलते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर की बात जब भी होगी सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य होगी, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात जब भी होगी विकेंद्रीकरण के संदर्भ में होगी, यानी केंद्रीय स्तर पे मौजूद सत्ता तथा उसकी इकाइयों के स्तर पे मौजूद जो सत्ताएं हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनके बीच शक्तियों के विभाजन की बात होगी। तो देखिए 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शक्तियों का विभाजन, क्योंकि आपको मालूम है ना कि जिस संविधान में ये पांचों तत्व है ना, संविधान के अंदर शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता का होना, लिखित संविधान का होना, संविधान के अंदर कठोरता का अंश होना, है ना, संविधान के अंदर न्यायालयी प्राधिकार का होना, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट का होना, अगर ये सारे के सारे यानी कुल पांचों लक्षण एक साथ जिस संविधान में आपको दिखे तो आप समझ जाना कि वह संविधान कैसा है। वह संविधान संघात्मक कहलाने को पूरी तरह तैयार है। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, देखो जी, यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का तात्पर्य है दोहरी सरकारों का होना, है ना, कम से कम 2 टायर गवर्नमेंट्स का होना, यानी दोहरी सरकारों का होना। अब देखिए यहां दोहरी सरकार का तात्पर्य क्या है, एक केंद्र के स्तर पे मौजूद सरकार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और दूसरा संघ की इकाइयों यानी केंद्र की इकाइयों। यहां संघ का तात्पर्य किससे है, केंद्र से है। केंद्र अथवा संघ की इकाइयों के स्तर पे मौजूद सरकारें। तो देख रहे हैं ना, 2 स्तर पे सरकारें हुई नहीं हुई, यहां हो गई 2 स्तर पे, एक केंद्र के स्तर पे और दूसरी केंद्र की अलग अलग इकाइयों के स्तर पे मौजूद सरकारें। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहां दोहरी सरकारों का होने से तात्पर्य है कि ये दोनों सरकारें एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेटिंग बॉडी का काम करेंगी, यानी इंडिपेंडेंट बॉडीज का काम करेंगी। कहने का मतलब कि ये दोनों के दोनों वास्तव में क्या होना चाहिए, एक दूसरे से स्वतंत्र। अब सवाल ये उठता है कि एक दूसरे से स्वतंत्र जैसी जो अवधारणा है, यहां पर कोई भी अवधारणा ऑब्सोल्यूट नहीं होती, असीमित नहीं होती। मेरा मानना है कि मान लीजिए केंद्र व राज्य सरकारें हो सकता है मैक्सिमम लेवल पर एक दूसरे से स्वतंत्र हो, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु जरूर आएंगे
जो दोनों ही के लिए कॉमन बिंदु होंगे और वहां पर दोनों का मिला जुला असर आपको दिखेगा। तो वैसी स्थिति में तो आप कह नहीं पाएंगे ना कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। हां, अगर थोड़ा सा भी स्तर अगर स्वतंत्रता का दिख गया, जैसे मान लीजिए कि XYZ कोई भी इक्का दुक्का मुद्दा हो और उस मुद्दे पर अगर यह कह दिया गया कि यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला मुद्दा है, इस पर केंद्र चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, यानी पूरी तरह से किसकी चलेगी, वहां राज्यों की चलेगी। अगर इतना भी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संघ की इकाइयों के स्तर पर मौजूद सरकारों को मिल जाए तो आप उस आधार पर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की संकल्पना को एक तरह से न्यायोचित ठहरा देंगे। यह भी हो सकता है कि केंद्र तथा उसकी इकाइयों के मध्य हम जो दोहरी सरकारों की बात कर रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि दोनों ही सरकार अपनी अपनी परिधि में अपनी शक्तियों का उपभोग कर पाने में, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाने में, अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाने में स्वतंत्र होंगी, निष्पक्ष होंगी। यहां स्वतंत्र या निष्पक्ष होने का मतलब यह नहीं हुआ कि 100% स्वतंत्र हो। अगर 10% भी अपनी शक्तियों के उपभोग में वो स्वतंत्र हो तो आप कह सकते हैं कि तय व्यवस्था में, दी गई व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन की संकल्पना प्रमाणित होती है, साबित होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पर यही बोला गया है कि केंद्र के स्तर पर सरकार होगी, केंद्र की इकाइयां यानी राज्यों के स्तर पर भी क्या होगी, सरकार होगी, और दोनों ही स्तर पर मौजूद सरकारें अपनी अपनी परिधि में अपने अधिकारों, अपनी शक्तियों का उपभोग कर पाने में क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। कोई भी सरकार अपनी परिधि को पार करके दूसरे के परिधि में अन्यत्र हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी राज्य सरकारों की जो अधिकारिता है उसका उपभोग राज्य सरकारें करेंगी, उसमें केंद्र सरकार कोई मुंह नहीं मारेगी, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। वही दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जो अधिकारिता है उस अधिकारिता में राज्यों द्वारा कोई अन्यत्र हस्तक्षेप पैदा नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जो शक्ति विभाजन की संकल्पना है यह मुख्यतः दोहरे स्तर पर मौजूद सरकारों की अवधारणा प्रस्तुत करता है। और दोहरे स्तर पर कैसी सरकारें होंगी, एक केंद्र के स्तर पर, दूसरा केंद्र यानी संघ की इकाइयों के स्तर पर, जैसे हमारे यहां राज्य हैं, और दोनों ही स्तर पर मौजूद सरकारें अपनी अपनी परिधि में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने लिए स्वतंत्र निर्णय लेने को उन्हें अधिकार है, वे स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, अपनी अधिकारिता का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक अपनी परिधि में रहते हुए अपनी स्वायत्तता का लुत्फ उठा सकते हैं। अब स्वायत्तता की यानी ऑटोनॉमी की डिग्री में फर्क हो सकता है कहीं आपको थोड़ी सी ही ऑटोनॉमी दिखे, थोड़ी सी ही स्वायत्तता दिखे, थोड़ी सी ही स्वतंत्रता दिखे राज्यों के पास, लेकिन किसी देश में हो सकता है थोड़ी ज्यादा स्वायत्तता दिखे, किसी के अंदर हो सकता है जितनी स्वायत्तता केंद्र के पास है उतनी ही स्वायत्तता राज्यों के पास भी दिख जाए, तो अलग बात है। अगर थोड़ी सी भी डिग्री है उसकी, थोड़ा सा भी अंश है, तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के पैमाने पर खरा उतार देंगे। ठीक है, तो चलो, यह रहा शक्तियों का विभाजन। आपको बताऊं, भारतीय संविधान के अंदर शक्तियों के विभाजन की संकल्पना पर बल दिया गया है। आप तमाम ऐसे प्रावधान देखेंगे जिनके माध्यम से शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया है। जैसे मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना है ना। अब भारत के राष्ट्रपति का आप निर्वाचन करेंगे तो उस निर्वाचन में ऐसा तो नहीं है ना कि केवल संसद के ही सदस्य भाग लेंगे। भाई, राज्य विधानमंडलों के सदस्य भी भाग लेते हैं। वो अलग बात है कि थोड़ी इसमें बारीकी है। अगर संसद के सदस्य भाग लेंगे तो संसद के कौन से सदस्य भाग लेंगे? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहां मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। राज्यों के स्तर पे विधान परिषद का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। कौन लेगा? विधान सभाओं के सदस्य भाग लेंगे, और वो भी कैसे? निर्वाचित सदस्य। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में आपको नहीं लगता कि भारतीय संविधान शक्तियों का विभाजन किया है? यहां चाहकर भी किसी एक की मनमानी नहीं चलेगी। केंद्र चाहकर भी राज्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता, और नहीं राज्य आपस में मशवरा करके केंद्रीय संसद के संसद सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने से रोक सकेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो यह है शक्ति विभाजन की संकल्पना। अब देखिए, जो दूसरी संकल्पना है
सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देंगे, जहां तक संविधान की सर्वोच्चता का सवाल है ना, इसके माध्यम से यह बतलाया गया है कि संघात्मक राज व्यवस्था के अंदर, जिस देश में भी संघीय प्रकृति की राज व्यवस्था है, ध्यान देंगे, संघात्मक राज व्यवस्था के अंदर ना सिर्फ, या फिर आप यूं कह लो कि इस व्यवस्था के अंदर न केंद्र सर्वोच्च होगा, ना ही राज्य सर्वोच्च होंगे। सॉरी, कौन सर्वोच्च होगा? संविधान सर्वोच्च होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान संघ तथा राज्य यानी संघ की इकाइयां दोनों ही के लिए समान रूप से बाध्यकारी होगा। केंद्र ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर संविधान का नियंत्रण नहीं है, यह केवल राज्यों के लिए बना है। नहीं, कोई राज्य ऐसा नहीं कह सकता कि संविधान केंद्र के लिए बना है, हमारे ऊपर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। नो, केंद्र तथा उसकी इकाइयां अपनी अपनी परिधि में रहते हुए शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को जब भी अंजाम देंगे, ध्यान रखेंगे, संविधान में वर्णित उपबंधों के अनुसार ही शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करेंगे। यानी संविधान बराबर रूप से केंद्र पर बाध्यकारी होगा, साथ ही साथ बराबर रूप से राज्यों पर भी बाध्यकारी होगा। ना ही केंद्र ना ही राज्य कोई भी संविधान के प्रावधानों अथवा उपबंधों की अवहेलना या उपेक्षा नहीं कर सकता। एट एनी हाउ आपको संविधान के उपबंधों का अनुपालन करना ही करना है। तो कहने का मतलब सीधी भाषा में आप समझ लीजिए कि यहां संविधान की सर्वोच्चता का तात्पर्य है संविधान केंद्र तथा उसकी इकाइयां यानी राज्यों के स्तर पर मौजूद दोनों ही प्रकार की सरकारें यानी केंद्र व राज्य सरकारें पर समान रूप से बाध्यकारी है। दोनों ही स्तर की सरकारें अपनी शक्तियों के स्रोत के रूप में संविधान को मानेगी। यानी दोनों ही स्तर पर मौजूद सरकारों की शक्तियों का स्रोत कौन होगा? स्वयं संविधान होगा। इनमें से कोई भी संविधान के प्रावधानों की अवहेलना या उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी को संविधान की सर्वोच्चता कहा गया। तो ध्यान देंगे, 2-3 पॉइंट यहां पर आप मेंशन कर लेंगे। पहली बात, केंद्र सरकार व राज्य सरकारें दोनों के लिए संविधान का बाध्यकारी होना किस बात की तरफ इशारा करता है? संविधान की सर्वोच्चता की तरफ इशारा करता है। दूसरा, केंद्र व राज्य दोनों ही स्तर पे मौजूद सरकारों के लिए शक्तियों का मुख्य स्रोत संविधान होगा। देख रहे हैं ना, किसी भी स्तर पर मौजूद सरकार संविधान के उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकती। संविधान दोनों ही के लिए बराबर रूप से बाध्यकारी होगा। यही संविधान की सर्वोच्चता है। अब अगर उदाहरण स्वरूप आपसे कोई पूछे
खास करके भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में कि जरा बताएं भारतीय संविधान के अंदर ऐसे कौन से प्रावधान हैं, ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिन्हें आप संविधान की सर्वोच्चता जाहिर करने वाले प्रावधान करार दे सकते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के वे प्रावधान जिनका संबंध है ना सीधे तौर पे केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से हैं, ध्यान रखेंगे वे प्रावधान आवश्यक रूप से संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रदर्शित करेंगे। देखिए संविधान के दूसरे प्रावधान भी संविधान की सर्वोच्चता को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन संभव है कभी करे, संभव है कभी ना करे। लेकिन संविधान के वे प्रावधान जो केंद्र राज्य शक्ति विभाजन में भाग लेते हैं उनके साथ कोई इफ बट है ही नहीं, वे आवश्यक रूप से संविधान की सर्वोच्चता को जाहिर करेंगे। तो अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के वे कौन से प्रावधान हैं जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन में शामिल होते हैं, लिहाजा संविधान की सर्वोच्चता को भी प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो यहां संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाने वाले विभिन्न प्रावधान, कौन से प्रावधान? भारतीय संविधान में व्याप्त प्रावधान। अब इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। कल संविधान की सर्वोच्चता को जाहिर करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर नजर डालेंगे और फिर इसी तरह आगे हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में बात करेंगे, है ना। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की अनम्यता अथवा कठोरता के संदर्भ में बात करेंगे, उसे भारतीय परिदृश्य में उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। न्यायालयीय प्राधिकारिता की बात करेंगे, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स का, और यह भी देखेंगे कि क्या भारतीय संविधान में अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स यानी न्यायालय की प्राधिकारिता का संकल्प व्याप्त है भी या नहीं, अगर है तो किस स्वरूप में है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।